दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसी दुनिया की जहां पर कुछ लोगों के हाथ में सारी पावर्स आ जाती हैं और वो लोग उस पावर का गलत इस्तेमाल करके दूसरे प्लैनेट्स को तबाह करने लगते हैं और वहां पर रहने वाले लोगों पर जुल्म करते हैं। लेकिन फिर एक लड़की अपने गांव को बचाने के लिए बागियों की एक टीम बनाने निकलती है। लेकिन क्या वो लड़की अपनी टीम बनाकर उन्हें रोक पाएगी? चलिए देखते हैं इस कहानी में। तो कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि मदर वर्ल्ड पर हजारों राजाओं ने निर्विरोध राज किया, मगर सत्ता की चाहत ने उनका पूरा प्लैनेट तबाह कर दिया। लेकिन इसके बाद रॉयल ब्लड लाइन के वंशज अंतरिक्ष की गहराइयों में निकल गए। उन्होंने अपने रास्ते में आने वाले सारे ग्रहों पर लोगों से जंग की और हर एक प्लैनेट को जीतकर अपना हिस्सा बना लिया। मगर फिर एक गद्दार ने छुपकर मदर वर्ल्ड के राजा रानी और उनकी इकलौती बेटी तीनों को कत्ल कर दिया। और किंग के मरने के बाद जितने भी प्लैनेट्स को मदर वर्ल्ड ने जीता था, वहां लोग बगावत करने लगे और इनका हुक्म मानने से इनकार कर दिया। इसी मौके का फायदा उठाकर बेलिसेरियस, जो कि पहले मंत्री था, उसने राजा का तख्त हथिया लिया और खुद नया राजा बन गया। जिसके बाद बेलिसेरियस ने उन्हीं बागियों को खत्म करने के लिए अपने सबसे जल्लाद सोल्जर्स को चुना और अंतरिक्ष के हर एक कोने में उन्हें ढूंढने के लिए भेज दिया। अब इसके बाद हम एक मून प्लैनेट वेल्ड पर कोरा नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो यहाँ खेत में काम कर रही होती है। तभी उसके पास एक आदमी गुन्नार आता है, जो कि कोरा को बुलाने आया था। दरअसल कोरा इस प्लैनेट की रहने वाली नहीं थी, बल्कि 2 साल पहले कोरा की शिप इस प्लैनेट पर आकर क्रैश हो गई थी और एक बूढ़े आदमी ने कोरा को बचाकर उस पर दया दिखाई और कोरा को अपने साथ रख लिया। जिसके बाद से कोरा इसी प्लैनेट पर रह रही है। अब कोरा गुन्नार के साथ बाकी सबके पास जाती है। यहाँ डैन नाम का एक आदमी एक जानवर को पकड़कर लाया था और ये सब लोग अब उसका मीट खाते हैं और पार्टी करते हैं। इनके कबीले का मुखिया यानी कि लीडर दिल खोलकर इन्हें प्यार करने के लिए कहता है। सभी लोग अपने पार्टनर्स के साथ डांस करने लगते हैं। गुन्नार शायद कोरा का वेट कर रहा था, लेकिन कोरा को अब किसी से भी प्यार नहीं करना था, इसीलिए वो वहीं बैठी रहती है। थोड़ी देर बाद जब पार्टी खत्म होती है तो कोरा घर वापस आ जाती है। कोरा उन्हीं बूढ़े आदमी के साथ उनके घर में रह रही थी, जिन्होंने उसे बचाया था। वो आदमी कोरा से कहते हैं कि तुम्हें भी अपने लिए कोई पार्टनर चुनकर उसके साथ घर बसा लेना चाहिए, इस तरह तुम इस कबीले का हिस्सा भी बन जाओगी। लेकिन कोरा मना कर देती है। वो कहती है कि यहाँ अब तक बीते 2 साल मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे 2 साल थे, लेकिन मैं चाइल्ड ऑफ वॉर यानी कि जंग की संतान हूँ और प्यार करना या प्यार पाना ये मेरी किस्मत में नहीं है शायद। ये कहकर कोरा सो जाती है। फिर अगली सुबह कोरा जब बाकी सबके साथ खेत में बीज डाल रही होती है तो एक लड़की सैम उससे मजाक में पूछती है कि क्या कल रात आप डैन के साथ उसके घर में थी, क्योंकि उसके घर से जोर जोर से आवाजें आ रही थी। कोरा मना करती है और ये दोनों हंसने लगती हैं। मगर तभी आसमान में एक स्पेसशिप नजर आती है, जिसे देखकर कोरा के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो जाती है और उसके हाथ से सारे बीज भी गिर जाते हैं। अब चिंतित कोरा भागती हुई जाती है और जोर जोर से एक बेल बजाकर सारे गांव वालों को बाहर बुलाती है। सभी लोग उस स्पेसशिप को देखकर एक अजीब सी चिंता में पड़ जाते हैं, क्योंकि ये स्पेसशिप मदर वर्ल्ड के नए राजा बेलिसेरियस ने भेजी थी ताकि वो उन्हीं बागियों को ढूंढ सकें। मुखिया कोरा से पूछता है कि उन्हें क्या चाहिए होगा। कोरा कहती है कि उन्हें हमारा सब कुछ चाहिए होगा। अब ये लोग तुरंत ही एक मीटिंग करते हैं, जिसमें गुन्नार मुखिया से कहता है कि हम अपनी फसल मदर वर्ल्ड को बेचकर उनके साथ हाथ मिला सकते हैं। लेकिन मुखिया इस बात को नहीं मानता। इनकी बातों से सभी लोगों को पता चलता है कि पिछले साल की फसल गुन्नार ने मदर वर्ल्ड के दुश्मनों को बेची थी। लेकिन गुन्नार सफाई देते हुए कहता है कि मेरा उनसे कोई भी लेना देना नहीं है, उन्होंने मुझे अच्छे दाम दिए थे, इसलिए मैंने वो फसल उन्हें बेच दी। गुन्नार मुखिया से कहता है कि मैं अपने लोगों के साथ हूँ और हम मिलकर मदर वर्ल्ड के साथ हाथ मिला सकते हैं, जिससे हमें ही फायदा होगा। लेकिन कोरा सामने आकर कहती है कि वो लोग दोस्ती के लायक नहीं है, उन्हें सिर्फ कब्जा करना, तबाही मचाना और गुलाम बनाना आता है। इसीलिए वो लोग जो भी मांगे उन्हें दे दो और फसल के बारे में उन्हें कुछ मत बताना और ना ही ये पता लगने देना कि पिछले साल की फसल गुन्नार ने उन्हीं बागियों को बेची थी। इनकी ये सारी बातें चली रही थी कि इतनी देर में उस बड़ी वॉरशिप से छोटी छोटी स्पेसशिप नीचे आ जाती हैं और उनमें से मदर वर्ल्ड की फौज के सोल्जर्स और एडमिरल एटिकस नोबल बाहर आते हैं। मुखिया एडमिरल से मिलते हैं। एडमिरल मुखिया से काफी अच्छे से पेश आता है, क्योंकि अब तक मदर वर्ल्ड ने इस प्लैनेट पर कब्जा नहीं किया था। एडमिरल मुखिया से मदद मांगता है और कहता है कि हम बागियों को ढूंढ रहे हैं, जिनकी लीडर एक औरत डेवरा ब्लैडेक्स और उसका भाई डेरियन ब्लैडेक्स है। एडमिरल कहता है कि वो लोग हमारे अन्न भंडार पर हमला कर रहे हैं और हमारा अनाज खत्म होते जा रहा है, इसलिए आप हमें अपना बचने वाला अनाज बेच दीजिए और बदले में हम आपको 3 गुना ज्यादा पैसे देंगे, जिससे आप लोग रोबोट्स और बाकी चीजें खरीद सकते हैं, जिसके बाद आपको खेती में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मगर मुखिया एडमिरल से झूठ बोलते हैं कि हमारी जमीन इतना अनाज नहीं उगा पाती कि हम उसे बेच सकें। लेकिन एडमिरल जमीन और खेत को देखकर समझ जाता है कि यहाँ खूब खेती होती है। इसीलिए अब एडमिरल सबसे पूछता है कि तुम सब में से फसल की देखरेख कौन करता है। गुन्नार सामने आता है और कहता है कि मैं फसल की देखरेख करता हूँ। एडमिरल अब गुन्नार से पूछता है कि इतने खेत होने के बाद भी तुम्हारी खेती इतनी कम क्यों होती है। गुन्नार सोच नहीं पाता कि वो क्या कहे, इसलिए गुन्नार कहता है कि हमारे खेतों में अनाज तो अच्छा उगता है,
मगर हमारे मुखिया का मानना है कि हमें आने वाले समय के लिए पहले से ही तैयार रहना चाहिए, इसीलिए हम बुरे समय के लिए अनाज बचाकर रखते हैं। गुन्नार कहता है कि इसी वजह से हम आपकी ज्यादा मदद नहीं कर सकते। मगर अब एडमिरल मुखिया से कहता है कि आपने मुझसे झूठ क्यों बोला। तभी गुन्नार कहता है कि उन्होंने झूठ नहीं कहा, बल्कि आपको चीजें अपने हिसाब से बताई थी। लेकिन अब एडमिरल मुखिया से कहता है कि तुम्हें गुन्नार जैसे लोगों को उनकी औकात पर रखना चाहिए। एडमिरल अपनी स्टिक से गुन्नार को मारकर मुखिया को दिखाने वाला था कि उन्हें गुन्नार जैसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए। हालांकि मुखिया एडमिरल को ऐसा करने से मना करते हैं, लेकिन तभी एडमिरल अपनी स्टिक से मुखिया पर हमला करके उन्हें ही जान से मार देता है। ये देखकर सभी लोग चीखने लगते हैं। उनका मुखिया अब मर चुका था। इसीलिए अब एडमिरल गुन्नार से कहता है कि अब हमें बताओ तुम हमें अनाज कब तक दोगे। वो गुन्नार को धमकी देता है। गुन्नार कहता है कि आपको अनाज 9 हफ्तों बाद ही मिल पाएगा। एडमिरल कहता है कि हम 10 हफ्तों बाद वापस आएंगे और तुम हमारे लिए 10,000 बुशल तैयार रखना। गुन्नार कहता है कि हम खुद बस 12,000 बुशल ही उगा पाते हैं, अगर हम 10,000 बुशल आपको दे देंगे तो हम तो भूखे मर जाएंगे। लेकिन एडमिरल इनकी चिंता बिल्कुल भी नहीं करता और अपने कुछ सोल्जर्स को इन पर नजर रखने के लिए यहीं छोड़कर चले जाता है। इसके बाद एक सोल्जर एरिस एक रोबोट जिमी को बाहर निकालता है। वो रोबोट कहता है कि मैं जैसी 1435 हूँ। एरिस उसे अपना नाम बताकर वहां रखा सामान दूसरी जगह रखने के लिए कहता है। इधर 2 सोल्जर्स अपने रहने के लिए एक घर को खाली करवा लेते हैं। फिर वो सैम को अपने पास बुलाकर उससे पानी लेते हैं और उसके साथ काफी बदतमीजी से पेश आते हैं। तभी उनकी नजर उसी रोबोट जिमी पर जाती है और जिमी को देखकर ये चौंक जाते हैं, क्योंकि इन्हें लगा था कि राजा के कत्ल के बाद जिमी खत्म हो गए। एक सोल्जर अपने बॉस से कहता है कि इन रोबोट्स ने अब लड़ना छोड़ दिया है, क्योंकि इनकी प्रोग्रामिंग ही अब बदल दी गई है। ये सोल्जर उस रोबोट पर बंदूक से हमला भी करता है, जिससे वो रोबोट दूर जाकर गिरता है और वो रोबोट कोई जवाबी हमला भी नहीं करता। तभी एरिस बीच में आ जाता है, लेकिन वो सोल्जर अब एरिस से लड़ने लगता है। वो एरिस को मारने वाला था, मगर एरिस भी पीछे नहीं हटता। तभी इनके बॉस बीच में आकर उस सोल्जर को हटा देते हैं और एरिस से कहते हैं कि चुपचाप इस सामान को उठाकर उस घर में रखो। फिर वो उस रोबोट के पास जाकर उससे कहते हैं कि जाओ नदी के पास जाकर अपने आप को साफ कर लो। इसके बाद जिमी नदी के पास जाकर अपने ऊपर लगी मिट्टी को साफ करता है। फिर सैम उसके पास आकर उसे मुंह पोंछने के लिए एक कपड़ा देती है। सैम उससे पूछती है कि क्या तुम भी एक सिपाही हो। वो रोबोट कहता है कि नहीं, मैं पहले था। ये सुनकर सैम उसके पास बैठ जाती है। जिमी सैम से पूछता है कि क्या तुमने हमारे राजा की बेटी ईसा की कहानी सुनी है। सैम मना करती है। जिमी कहता है कि मुझे तुम्हें देखकर उनकी याद आ गई। वो सैम को बताता है कि हमारे कत्ल हुए राजा की बेटी ईसा की कहानियां कई साल पुरानी हैं और कहा जाता है कि वो इस पूरे ब्रह्मांड में शांति कायम करेंगी और तब हम सब अपने घर जा पाएंगे। जिमी कहता है कि जब हमें पता चला था कि उनका जन्म इंसानों के घर में हुआ है तो हमने सुकून की सांस ली और फिर हमने अपनी सारी जिंदगी उन्हें सौंप दी। लेकिन फिर उनकी ताजपोशी के दिन उनके किसी करीबी ने ही राजा रानी और उन्हें मार दिया। जिमी कहता है कि शायद उसी दिन के बाद से हमारा गुरूर टूट गया और हमारी अच्छाई बिल्कुल खत्म हो गई। सैम ये सारी कहानी सुन रही थी। फिर सैम फूलों का एक ताज बनाकर जिमी को पहनाती है और उससे कहती है कि शायद अच्छाई अब भी तुम्हारे अंदर जिंदा हो। सैम जिमी को प्यार से छूती है, जिससे जिमी के इमोशंस जागने लगते हैं। सैम यहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ सारे कबीले वाले इकट्ठा होकर अपनी मुखिया की बॉडी के पास थे। ये सभी लोग गुन्नार पर इसका इल्जाम लगा रहे थे। साथ ही साथ ये लोग चिंतित भी थे कि अब हम क्या करेंगे। तभी डैन और कुछ लोग आगे आकर कहते हैं कि खेती करना हमारा काम है और उन्हें ये नहीं आता, इसलिए उन्हें हमेशा ही हमारी जरूरत रहेगी, तो क्यों ना हम लोग उनके साथ मिल जाएं। डैन कहता है कि इंसानियत के नाते वो लोग हमें इतना अनाज तो दे ही देंगे जिससे हम जिंदा रह सकें। सभी लोग इस बात के लिए मान जाते हैं, लेकिन कोरा जानती थी कि वो लोग यहाँ सब तबाह करने आए हैं और आखिर में वो लोग इन्हें कुछ भी नहीं देंगे। इसीलिए अब कोरा अपना सामान पैक करके यहाँ से जाने लगती है। लेकिन वही बूढ़े आदमी कोरा से आकर कहते हैं कि तुम इन लोगों को इस मुश्किल के वक्त में अकेला छोड़कर नहीं जा सकती, तुम्हें इनकी मदद करनी चाहिए। वो कहते हैं कि हम इनसे लड़कर इन्हें यहाँ से भगा सकते हैं, लेकिन कोरा कहती है कि हम इनसे कैसे लड़ सकते हैं। इस पर वो कहते हैं कि तुम इस कायनात को मुझसे ज्यादा जानती हो, तो क्यों ना तुम ऐसे लोगों को ढूंढो जो एडमिरल से और मदर वर्ल्ड से बदला लेना चाहते हो और उनके साथ मिलकर तुम इन गांव वालों को बचा सकती हो। लेकिन कोरा कहती है कि अगर मैंने ऐसा किया तो इन गांव वालों के अंदर एक उम्मीद जागेगी और ये लोग लड़ेंगे और बेमौत मारे जाएंगे, इसीलिए मैं ऐसा नहीं करूंगी। कोरा ये कहकर यहाँ से जाने लगती है। इधर 2 सोल्जर्स की गंदी नजर सैम पर पड़ती है और वो लोग सैम को पकड़कर अपने साथ ले जाने लगते हैं। सैम मदद के लिए आवाज लगाती है और उसकी आवाज को कोरा सुन लेती है। उसे एक कुल्हाड़ी वहीं दिखती है। इधर वही सोल्जर एरिस दूसरे सोल्जर से सैम को बचाता है और उनसे लड़ने लगता है, मगर वो लोग एरिस को पकड़ लेते हैं और उसे मारकर उसके सामने ही इनका बॉस भी अब सैम को छूने लगता है। लेकिन तभी कोरा यहाँ कुल्हाड़ी लेकर आ जाती है और इनसे कहती है कि रुक जाओ, मगर ये लोग कोरा को भी पकड़ने आने लगते हैं। तभी कोरा अपनी एक्स से उन पर हमला करके उनकी गन छीन लेती है और सबको मारने लगती है। कोरा फाइटिंग में इन सारे सोल्जर्स से काफी अच्छी थी और वो थोड़ी ही देर में सारे सोल्जर्स को अकेले ही निपटा देती है। कोरा और एरिस इनके बॉस पर गन पॉइंट कर लेते हैं,
लेकिन वो इन्हें धमकी देता है कि अगर तुम हिले तो मैं सैम को मार दूंगा। उसकी बात सुनकर कोरा और एरिस कुछ भी नहीं करते। फिर यहाँ वही रोबोट जिमी आ जाता है। सोल्जर्स का बॉस जिमी को ऑर्डर देता है कि वो कोरा और एरिस को मार दे, मगर वो रोबोट गन उठाकर उससे बॉस को ही मार देता है और सैम को बचा लेता है। कोरा समझ जाती है कि एरिस और ये रोबोट दोनों अच्छे हैं और हमारे लिए खतरा नहीं है, इसीलिए कोरा एरिस को छोड़ देती है। मगर अब तभी सारे गांव वाले भी यहाँ पर आ जाते हैं और अब ये सब लोग पीछे नहीं हट सकते थे, क्योंकि कोरा ने इतने सारे सिपाहियों को मार जो दिया था। और अब 10 हफ्तों बाद जब एडमिरल यहाँ वापस आकर ये देखेगा तो वो इनके पूरे गांव को तबाह कर देगा। कोरा सबसे कहती है कि अब हमें हथियार उठाने पड़ेंगे। जिसके बाद अगली सुबह वही बूढ़े आदमी कोरा को उसकी वही पुरानी गन देते हैं जो उन्हें कोरा के पास से मिली थी। फिर कोरा डिसाइड करती है कि वो सारे बागियों को ढूंढकर एक टीम बनाएगी, ताकि जब एडमिरल दोबारा यहाँ पर हमला करने आए तो कोरा उनसे लड़ सके। वो बूढ़े आदमी कोरा से पूछते हैं कि तुम सबसे पहले कहाँ जाओगी। कोरा कहती है कि एक आदमी है जनरल टाइटस, जो कि पहले एक सल्तनत के महान योद्धा थे और उन्होंने अपनी पूरी सेना को मदर वर्ल्ड के खिलाफ कर दिया था। कोरा कहती है कि मैं उन्हें ही ढूंढूंगी। इसके बाद कोरा गुन्नार से पूछती है कि पिछले साल की फसल तुमने किन बागियों को बेची थी। गुन्नार बताता है कि मैं एक आदमी से मिला था जिसने मुझे उन्हीं बागियों से मिलवाया था जिन्हें एडमिरल ढूंढ रहा था, यानी कि ब्लड एक्सेस। कोरा कहती है कि क्या वो आदमी हमें दोबारा उनसे मिलवा सकता है। गुन्नार कहता है कि हाँ, ऐसा हो सकता है। इसके बाद कोरा और गुन्नार यूराकी पर बैठकर यहाँ से जाने लगते हैं। ये लोग काफी लंबे सफर के बाद जब रात में एक जगह पर रुकते हैं तो यहाँ कोरा गुन्नार को बताती है कि मैं पहले मदर वर्ल्ड की फौज में थी और मैं वहां से भागकर आई हूँ और वो लोग मुझे ढूंढ भी रहे हैं। ये सब जानकर गुन्नार उससे कहता है कि हम तो बस किसान हैं, वो लोग हमें कुछ भी नहीं करेंगे ना, क्योंकि हम तो उनके लिए खतरा भी नहीं है। मगर कोरा उसे बताती है कि जब वो लोग पहली बार मेरी दुनिया में आए थे तो उस वक्त मैं सिर्फ 9 साल की थी और उस वक्त मदर वर्ल्ड की फौज की कमांड बेलिसेरियस के हाथों में थी। उन्होंने मेरे पूरे प्लैनेट को तबाह कर दिया। कोरा बताती है कि मेरा पूरा परिवार मारा गया, फिर मेरा सामना खुद बेलिसेरियस से हो गया। यहाँ हम देखते हैं कि उस वक्त कोरा ने बेलिसेरियस को मारने की कोशिश की थी, लेकिन गन खाली हो चुकी थी। मगर इसके बाद बेलिसेरियस ने कोरा को मारा नहीं, बल्कि उसके अंदर कुछ अलग दिखा और अपने साथ ले गया। कोरा बताती है कि उन्होंने मेरा नाम आर्थीलियस रखा। इसके बाद मेरी ट्रेनिंग शुरू हो गई, जहाँ हमें सोल्जर्स बनने की ट्रेनिंग दी गई। धीरे धीरे समय बीता और बेलिसेरियस ने कोरा को अपनी बेटी बना लिया। फिर कोरा भी सोल्जर बन गई। कोरा वहाँ एक आदमी से प्यार करने लगी, लेकिन एक प्लैनेट पर हमले के दौरान कोरा ने लड़ाई में अपने प्यार को खो दिया और तब भी कोरा का मकसद सिर्फ जंग जीतकर उस ग्रह पर कब्जा करना था, जो कि वो करती रही। कोरा कहती है कि मैं भी उन सब में से एक थी, इसीलिए मुझे ये सब पता है। गुन्नार ये सब जानकर हैरान रह जाता है। फिर अगली सुबह ये लोग इसी प्लैनेट पर मौजूद पोर्ट सिटी ऑफ प्रोविडेंस पहुंचते हैं, लेकिन गुन्नार देखता है कि जिस आदमी ने उसे ब्लड एक्स से मिलवाया था उस आदमी को बाउंटी हंटर्स पकड़कर ले जा रहे हैं। बाउंटी हंटर्स मदर वर्ल्ड के लिए ही काम करते हैं और ये डिटेक्टिव होते हैं। अब ये सब देखकर कोरा गुन्नार से पूछती है कि क्या तुम ब्लड एक्स के बारे में कुछ और नहीं जानते। इस पर गुन्नार कहता है कि उन्होंने कहा था कि वो लोग शारान नाम के ग्रह पर राजा लिविटिका की शरण में रह रहे हैं। कोरा लिविटिका को जानती थी, लेकिन बिना स्पेसशिप के ये लोग उस ग्रह पर नहीं जा सकते थे। अब कोरा और गुन्नार एक बार में आते हैं जहाँ अलग अलग तरह के जीव बैठे हुए थे। यहाँ एक बाउंटी हंटर जो कि मदर वर्ल्ड के साथ था, वो एक आदमी काय को कुछ पैसे देता है और यहाँ से चला जाता है। कोरा बाउंटी हंटर से अपने आप को छुपाती है। फिर उसके जाने के बाद कोरा और गुन्नार ड्रिंक पीते हैं और डिसाइड करते हैं कि हम सबसे पहले जनरल टाइटस को ढूंढेंगे। लेकिन अब तभी एक अजीबोगरीब प्राणी गुन्नार और कोरा से पंगा लेने लगता है। तभी कोरा उसे उठाकर पटक देती है। वो यहाँ से भाग जाता है। अब सबका ध्यान कोरा और गुन्नार पर आ चुका था, इसलिए कोरा सबसे पूछती है कि क्या यहाँ कोई जानता है जनरल टाइटस कहाँ मिलेंगे। तभी एक क्रिएचर जिसने एक आदमी को काबू कर रखा था वो बताता है कि आखिरी बार जनरल टाइटस के बारे में पता चला था कि वो पोलक्स के कोलिजियम में है। ये सुनकर अब ये दोनों यहाँ से जाने लगते हैं, मगर तभी वही जीव अपने और लोगों को लेकर कोरा को मारने आ जाता है। लेकिन अब कोरा इनसे फाइट करती है और इन्हें मारने लगती है। कोरा अपनी गन से उसके सभी साथियों को खत्म कर देती है। तभी वही जीव कोरा को मारने वाला था, लेकिन वही आदमी काय उसे शूट करके कोरा को बचा लेता है। वो कोरा से कहता है कि मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोरा उससे कहती है कि क्या तुम बाउंटी हंटर्स के साथ हो, क्योंकि एक डिटेक्टिव ने तुम्हें कुछ पैसे दिए थे। लेकिन काय कहता है कि नहीं, मैं उनके साथ नहीं हूँ। काय कहता है कि मैं बस पैसों के लिए काम करता हूँ। काय इनसे कहता है कि मैंने तुम्हें अंदर कहते सुना कि तुम जनरल टाइटस को ढूंढने पोलेक्स पर जा रहे हो। वो कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। कोरा उसे बताती है कि हम मदर वर्ल्ड के खिलाफ लड़ने के लिए जाबाज लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। काय कहता है कि मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जो ताकतवर हैं और वो मदर वर्ल्ड के खिलाफ लड़ने में तुम्हारी मदद कर सकते हैं और मैं उन तक तुम्हें ले जा सकता हूँ। बदले में तुम जितने चाहो उतने पैसे मुझे दे देना। कोरा और गुन्नार मान जाते हैं। इसके बाद ये दोनों काय के साथ उसकी स्पेसशिप में बैठकर इस प्लैनेट से बाहर निकल जाते हैं और एक दूसरे प्लैनेट की तरफ जाते हैं। इधर वॉरशिप में हम एडमिरल को देखते हैं जो अपने शरीर में एक मशीन को कनेक्ट करके कुछ कर रहा था। तभी एक आदमी उसके पास आता है
और कहता है कि हमें बाउंटी हंटर्स डिटेक्टिव ने एक मैसेज भेजकर बताया है कि उन्होंने किसी आदमी को पकड़ा है जिससे हम डेवरा ब्लेडेक्स और उसके भाई डेरियन तक पहुंच सकते हैं। ये सुनकर एडमिरल कहता है कि ठीक है, जब वो लोग यहाँ आ जाएं तो मुझे बता देना। अब इसके बाद हम फिर से कोरा, गुन्नार और काय को देखते हैं जो कि न्यू वोडी नाम के ग्रह पर फ्रंटियर होमस्टेड नाम की जगह पर लैंड होते हैं। काय कोरा और गुन्नार को एक आदमी से मिलवाता है जिसने एक ताकतवर आदमी टेरेक को गुलाम बना रखा था और टेरेक यहाँ अपनी सजा काट रहा था। टेरेक एक काफी अच्छा वॉरियर था। कोरा उसे अपनी टीम में शामिल करने का फैसला करती है। गुन्नार टेरेक को बताता है कि हम वेल्ट ग्रह के एक छोटे से गांव से आए हैं और हम एक टीम बना रहे हैं जो मदर वर्ल्ड की सेना के खिलाफ लड़कर हमारे गांव की रक्षा कर सके। टेरेक इनकी टीम में शामिल होने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो आदमी कहता है कि टेरेक को आजाद करवाने के लिए तुम्हें 300,000 दिरहम्स देने पड़ेंगे। मगर कोरा कहती है कि हमारे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। तब वो आदमी कहता है कि अगर टेरेक उस जीव की सवारी कर पाया तो वो आजाद हो जाएगा, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो तुम भी मेरे गुलाम बनकर यही काम करोगे। कोरा मान जाती है। इसके बाद टेरेक उसी जीव के सामने जाता है। बाकी आदमी उसे छोड़ देते हैं। टेरेक उसके सामने बिल्कुल शांत होकर बैठ जाता है और उसकी भाषा में उस जीव से बात करता है। टेरेक उसे शांत करा देता है। इसके बाद टेरेक उसके ऊपर बैठकर उसकी सवारी करता है और वो जीव उड़ने लगता है, लेकिन वो बेकाबू हो जाता है और टेरेक को गिराने की कोशिश भी करता है। टेरेक उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन ये जीव टेरेक को गिरा देता है। तभी टेरेक भागता हुआ दोबारा से उसके ऊपर आ जाता है और इस बार उसे अच्छे से कंट्रोल कर लेता है। फिर टेरेक उसकी सवारी करते हुए बाकी सबके सामने आता है। ये लोग अब शर्त जीत गए थे, जिसके मुताबिक अब टेरेक आजाद हो चुका है। टेरेक अब कोरा, गुन्नार और काय के साथ यहाँ से जाने लगता है। इधर वही आदमी सोचता है कि शायद इस जीव को काबू करना बच्चों का खेल है, इसलिए वो आदमी भी इसे काबू करने की कोशिश करता है, मगर ये जीव गुस्से में आ जाता है और उस आदमी को मार देता है। दूर खड़ा टेरेक ये सब देख रहा था। फिर ये सब लोग काय की शिप में बैठकर इस ग्रह से भी निकल जाते हैं। अब ये लोग डेगस के कोबाल्ट माइनिंग ग्रह पर जाते हैं, जहां इन्हें एक साइबोर्ग तलवारबाज नेमेसिस मिलती है। काय नेमेसिस को सब कुछ बताता है और कोरा के साथ शामिल होने के लिए कहता है। यही नेमेसिस एक औरत की मदद के लिए एक जगह पर जाती है जहां एक क्रिएचर ने उसकी बेटी को पकड़ रखा था। नेमेसिस पहले उस क्रिएचर के सामने जाती है और उससे कहती है कि उस औरत की बच्ची को छोड़ दो, लेकिन वो क्रिएचर भी एक माँ थी। वो कहती है कि तुम लोगों ने यहाँ आकर यहाँ की हवा खराब कर दी और यह हवा अब मेरे लिए जहर बन चुकी है और इससे मेरे अंडे कमजोर होते हैं और मेरे बच्चे दम तोड़ देते हैं। वो क्रिएचर कहती है कि मुझे इंसाफ चाहिए। नेमेसिस उस क्रिएचर के दर्द को समझ सकती थी, लेकिन नेमेसिस उससे कहती है कि इंसाफ और इंतकाम में फर्क होता है और मेरे रहते तुम इस बच्चे को कुछ भी नहीं कर सकती। ये सुनकर वो क्रिएचर नेमेसिस पर हमला कर देती है। नेमेसिस उस क्रिएचर से फाइट करती है। वो बच्ची उस क्रिएचर के हाथों से छूट जाती है। गुन्नार उस बच्ची के पास जाकर उसे उठा लेता है। फिर नेमेसिस अपनी सोर्ड की मदद से उस क्रिएचर से लड़ती है और उस क्रिएचर को जान से मार देती है। लेकिन आखिर में नेमेसिस कहती है कि अगर हम भी बदले की आग में जिएंगे तो इसी तरह गुमनाम जगह पर मारे जाएंगे। अब इसके बाद नेमेसिस भी इनके साथ शामिल हो जाती है। ये लोग स्पेसशिप में बैठकर उस ग्रह से भी निकल जाते हैं। कोरा गुन्नार की तारीफ करती है कि उसने सही मौके पर उस बच्चे को उठाकर अच्छा काम किया। गुन्नार कहता है कि ये मैंने तुमसे ही सीखा है। कोरा कहती है कि अब तो नेकी की राह पर मुझे मर जाना भी गवारा है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। कोरा कहती है कि मैंने तुम्हें बताया था ना, मैं मदर वर्ल्ड की तरफ से कई लड़ाइयां लड़ चुकी हूँ और जब मेरी बहादुरी के किस्से बेलिसेरियस तक पहुंचे तो वो किंग के पास भी पहुंच गए और फिर किंग ने मुझे अपनी बेटी ईसा का बॉडीगार्ड बना दिया। कोरा कहती है कि हमारी प्रिंसेस ईसा का नाम एक पुरानी सुल्ताना ईसा के नाम पर रखा गया था, जिनके पास मुर्दों को जिंदा करने की शक्ति थी और लोगों का मानना था कि हमारी प्रिंसेस के पास भी वही शक्तियां हैं। कोरा कहती है कि मैं महज इन्हें कहानियों के सिवा और कुछ नहीं समझती थी, लेकिन फिर एक दिन मैंने प्रिंसेस ईसा को एक मरी हुई बर्ड को जिंदा करते हुए देखा, जिससे मुझे भी लगने लगा कि वो खास हैं। प्रिंसेस ईसा की कहानी के दौरान कोरा बताती है कि राजा ने एक बार मुझसे कहा था कि जब प्रिंसेस ईसा गद्दी पर बैठेंगी तो वो हर कहीं शांति ले आएंगी, लेकिन हमें पता है कि ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि एक गद्दार ने उन तीनों को मार दिया। खैर, अब इसके बाद ये सब लोग पोलक्स मून पर ग्लेडिएटर ऑफ अरीना में लैंड होते हैं और यहाँ आकर जनरल टाइटस को ढूंढने लगते हैं। जनरल टाइटस इन्हें बिल्कुल एक भिखारी की तरह रास्ते पर पड़े हुए मिलते हैं। ये लोग जनरल टाइटस को साफ करवाते हैं और फिर कोरा जनरल टाइटस से बात करती है। कोरा जनरल टाइटस से कहती है कि आप हमारे साथ शामिल हो जाइए। शुरुआत में जनरल टाइटस कोरा को यहाँ से जाने के लिए कहते हैं, मगर कोरा उनसे कहती है कि अपने सिपाहियों के बारे में सोचो जो मदर वर्ल्ड के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए। यहाँ पड़े रहकर ऐसे मरने से अच्छा है कि आप उनकी मौत का बदला लेते हुए मरो। जनरल टाइटस कोरा की बातों से काफी प्रभावित होते हैं और उनकी टीम में शामिल हो जाते हैं। इसके बाद ये सब लोग इस ग्रह से भी जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ वॉरशिप में वही बाउंटी हंटर्स उसी आदमी को लेकर पहुंचते हैं। एडमिरल उस आदमी से पूछते हैं कि बताओ बागी कहां पर छुपे हैं। एडमिरल उससे कहता है कि अगर तुम सच बता दोगे तो हम तुम्हें आजाद कर देंगे। ये सुनकर वो आदमी कहता है कि डेवरा ब्लेडेक्स अपने भाई डेरियन के साथ और बाकी बागियों के साथ
शारान नाम के ग्रह पर है और उनकी रक्षा एक राजा लिविटिका कर रहा है। अब ये सारी बातें जानने के बाद एडमिरल उसे आजाद नहीं करता और उसे मार देता है। इसके बाद ये लोग शारान ग्रह पर जाने की तैयारी करने लगते हैं। इधर कोरा पहले ही सबके साथ शारान ग्रह पर आ चुकी थी। कोरा यहाँ पर राजा लिविटिका से मिलती है। राजा लिविटिका कोरा से कहता है कि डेवरा को तुम्हारे यहाँ आने का पता चल चुका है और वो अपने साथियों के साथ यहाँ आ रही है। कोरा कहती है कि हम उनके आने तक यही इंतजार कर लेंगे। अब इसके थोड़ी देर बाद डेवरा ब्लेडेक्स अपने भाई बैरियन और बाकी बागियों के साथ यहाँ आ जाती है। गुन्नार डेवरा से बात करता है क्योंकि गुन्नार इनसे पहले मिल चुका था फसल बेचते समय। अब कोरा दोनों भाई बहनों को बताती है कि गुन्नार के गांव पर एडमिरल जल्दी ही अपनी वॉरशिप के साथ हमला करने वाला है, इसीलिए हम लोग एक वॉरियर्स की टीम तैयार कर रहे हैं ताकि हम उनसे लड़ सकें और उस गांव को बचा सकें, और इस काम में हमें तुम्हारी और तुम्हारे लोगों की मदद चाहिए। गुन्नार कहता है कि हम बदले में आपको अपनी फसल का एक हिस्सा दे सकते हैं, लेकिन डेवरा इनकी मदद करने से मना कर देती है। वो कहती है कि मुट्ठी भर वॉरियर्स के साथ तुम लोग उस वॉरशिप का सामना नहीं कर पाओगे क्योंकि उसमें बैठे लोग पूरी कायनात जीत चुके हैं। कोरा कहती है कि इसीलिए तो हमें तुम्हारी मदद चाहिए, तुम्हारे लोगों और तुम्हारे हथियारों के साथ हम उनका सामना कर सकते हैं। कोरा इनसे कहती है कि इन किसानों ने मेहनत करके तुम्हें फसल बेची और उसी सौदे की वजह से आज इन पर यह कहर बरस रहा है, इसीलिए तुम्हें इनकी मदद करनी चाहिए। डेवरा का भाई डेरियन जब ये सब सुनता है तो इनकी मदद करने के लिए वो तैयार हो जाता है, हालांकि डेवरा अब भी नहीं मानती। जिसके बाद डेरियन अपने साथियों से पूछता है कि कौन कौन मेरे साथ जाना चाहता है। ये सुनकर सबसे पहले उसकी एक साथी मिलियस सामने आती है। फिर डेरियन के कई साथी भी डेरियन के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और बचे हुए साथियों के साथ डेरियन डेवरा को इस ग्रह को छोड़कर जाने के लिए कहता है। इसके बाद ये लोग काय की शिप में बैठकर यहाँ से जाने लगते हैं और अब काय भी अपना फैसला बदल देता है। काय अब कोरा से आकर बात करता है और कहता है कि मैं भी अब तुम्हारे साथ मिलकर लड़ना चाहता हूँ। काय कहता है कि लेकिन पहले मुझे कुछ सामान एक जगह पहुंचाना है, मैं अपने पुराने काम को पहले पूरी तरह से खत्म कर दूं, इसके बाद मैं पूरी तरह से तुम्हारे साथ आ जाऊंगा। कोरा ये सुनकर खुश होती है। काय कहता है कि मैं उन्हें बता देता हूँ, हम आ रहे हैं। अब इसके बाद हम फिर से शारान ग्रह को देखते हैं जहाँ एडमिरल अब पहुंच चुका था और वो लिविटिका का पूरा ग्रह तबाह करके लिविटिका को जमीन पर ले आता है। एडमिरल उससे कहता है कि तुमने बागियों को यहाँ पनाह दी और उनकी मदद की, ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। एडमिरल अपनी स्टिक से लिविटिका को जान से मार देता है और यहाँ से जाने लगता है। ये लोग अपनी वॉरशिप से इस ग्रह को पूरी तरह से तबाह करने लगते हैं। तभी एक आदमी एडमिरल से कहता है कि हमारे एक डिटेक्टिव का एक मैसेज आया है और वो ब्लेडेक्स तक पहुंचने वाले हैं। ये जानकर एडमिरल खुश होता है और वहीं जाने लगता है। यहीं अनरजिस्टर्ड ट्रेड पोर्ट पर काय अपनी शिप के साथ यहाँ पहुंचता है और ये लोग काय के सामान को उतारकर एक जगह पर रखने लगते हैं। डेरियन अपने साथियों को ऊपर नजर रखने के लिए कहता है, लेकिन तभी यहाँ पर कोरा एक बाउंटी हंटर को काय से बात करते हुए देखती है और फिर वो बाउंटी हंटर किसी को ऑर्डर देता है। जिसके बाद एडमिरल की सेना सामने आती है जो पहले ही यहाँ पहुंचकर छुप गई थी। वो लोग इन पर हमला कर देते हैं और इनके पास रखे बॉक्स जिन्हें ये लोग खुद उठाकर लाए थे वो ट्रांसफॉर्म होकर सारे वॉरियर्स को पकड़ लेते हैं। कोरा समझ जाती है कि काय ने हमें धोखा दिया है और वो हमें झूठ बोलकर यहाँ लाया है। कोरा उससे कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। इस पर काय कहता है कि जब मैंने पहली बार उस बार में तुम्हारी कहानी सुनी तो सोचा तुम्हारा फायदा उठाकर बागियों को इकट्ठा किया जाए और मदर वर्ल्ड को बेचकर पैसे कमा लिए जाएं, इसीलिए मैं तुम सबको इकट्ठा करके यहाँ लाया। अब इसके बाद एडमिरल अपने सिपाहियों के साथ शिप से बाहर आता है। एडमिरल एक एक करके सारे बागियों को देखने लगता है। फिर आखिर में वो कोरा के सामने आता है और उसे पहचान लेता है कि कोरा तो असल में आर्थीलियस है, बेलिसेरियस की बेटी जो कि भाग गई थी। अब इसके बाद काय सबको बेहोश करने के लिए गुन्नार को उठाता है और उसे गन टाइप मशीन देकर उससे कहता है कि इसे अंदर डालो और ट्रिगर दबा दो। गुन्नार ये करने लगता है मगर वो भी चालाकी दिखाता है और उससे कोरा को छुड़ाकर तुरंत ही काय का काम तमाम कर देता है। कोरा आजाद होकर इन पर हमला कर देती है और छुपकर बच जाती है। मौके का फायदा उठाकर गुन्नार बाकी सबको भी आजाद करा देता है। फिर ये सारे वॉरियर्स मिलकर एडमिरल के सिपाहियों से फाइट करने लगते हैं। आजाद होते ही डेरियन अपने साथियों को जहाज से हमला करने का ऑर्डर देता है, लेकिन ये देखकर एडमिरल शिप में बैठे अपने साथी को इशारा करता है और वो शिप से हमला करके डेरियन के साथियों की शिप तबाह करने लगता है। इधर बाकी सब दूसरे सिपाहियों से लड़ने में बिजी थे, इसीलिए अब डेरियन खुद उस बड़ी शिप के पास जाता है और उसमें बैठे आदमी को जान से मार देता है। लेकिन वो आदमी भी मरते मरते डेरियन पर गन से हमला कर देता है, जिससे डेरियन भी वहीं दम तोड़ देता है और मर जाता है। इसी दौरान डेरियन के हाथ से शिप का ट्रिगर दब जाता है, जिससे वो शिप अब नीचे गिरकर इस जगह को दो हिस्सों में बांटने लगती है। ये देखकर कोरा सिपाहियों को मारते हुए आगे बढ़ती है और शिप के दूसरी तरफ एडमिरल के पास आ जाती है। वो दोनों एक जगह पर गिरते हैं जो हवा में उड़ रही थी। यहाँ आकर कोरा एडमिरल से फाइट करने लगती है। एडमिरल शुरुआत में कोरा को मार रहा था, वो कोरा को मारकर यहाँ से नीचे गिरा देता है, लेकिन कोरा एक रस्सी पकड़ लेती है। फिर कोरा उस रस्सी की मदद से एडमिरल को गिराती है और ऊपर आकर उसे मारने लगती है। कोरा एडमिरल की स्टिक को तोड़ देती है और उससे उसी पर हमला करती है,
कोरा उसके हाथ पैर को जख्मी करके उसे उसी की टूटी हुई स्टिक से मारती है और नीचे गिरा देती है। कोरा फाइनली एडमिरल से जीत जाती है। उसे लगता है कि इतने ऊपर से गिरने के बाद वो जरूर मर गया होगा। इधर बाकी सब ने भी सभी सिपाहियों को मार दिया था, लेकिन डेरिन के साथी मिलियस डेरिन को खोने की वजह से दुखी थी। टेरेक उससे आकर बात करता है। फिर इसके बाद ये लोग रस्सी की मदद से कोरा को अपनी तरफ खींचते हैं। जनरल टाइटस सबसे कहते हैं कि आज हमने एक बड़ा काम किया है। नेमेसिस कोरा से पूछती है कि अब ये लोग क्या करेंगे। कोरा कहती है कि जनरल की मौत के बाद ये लोग वापस चले जाएंगे। फिर ये सब लोग गुन्नार को शुक्रिया कहते हैं क्योंकि गुन्नार ने ही इन्हें बचाया था। आखिर में ये सब लोग काय की शिप में बैठकर मून प्लैनेट वेल्ट पर वापस आ जाते हैं और उसी गांव में आते हैं। यहाँ हम उसी रोबोट जिमी को भी देखते हैं जो इन्हें देख रहा था। अब इसके बाद हम फिर से उसी जगह को देखते हैं जहाँ थोड़ी देर पहले लड़ाई हो रही थी। यहाँ सिपाहियों को जनरल एक जगह पर मिलते हैं जो कि अब भी जिंदा थे। ये लोग उन्हें ले जाते हैं और तुरंत ही उनका दिमाग खोलते हैं जो कि आर्टिफिशियल था, यानी कि एडमिरल शायद एक साइबोर्ग हैं। खैर यहाँ पर ये लोग एडमिरल को अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से बेलिसेरियस के पास भेजते हैं और बेलिसेरियस एडमिरल पर काफी गुस्सा होता है। एडमिरल बेलिसेरियस से कहता है कि हमें आपकी बेटी आर्थिलियस मिल गई और वो बागियों के साथ मिल चुकी है। लेकिन ये बात सुनकर बेलिसेरियस बिल्कुल भी खुश नहीं होता। वो कहता है कि आर्थिलियस सबसे ताकतवर लोगों में से एक है और अब तो वो जनरल टाइटस और दूसरे बागियों के साथ भी मिल गई है, जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। बेलिसेरियस एडमिरल से कहता है कि सारे बागियों को जान से मार दो और मेरी बेटी को जिंदा मेरे पास लेकर आओ ताकि मैं उसे सबके सामने मार सकूं। बेलिसेरियस कहता है कि अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो मैं तुम्हें सबके सामने मारूंगा। ये कहकर बेलिसेरियस एडमिरल को यहाँ से वापस भेज देता है, लेकिन एडमिरल का दिमाग और दिल दोनों ही चलना बंद हो चुके थे। तभी ये लोग एडमिरल को जोरदार शॉक देते हैं जिससे एडमिरल दोबारा से जिंदा हो जाता है और इसी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों ये थी इस मूवी की फुल स्टोरी। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अभी कहानी अधूरी है और इसकी कहानी को इसके सेकंड पार्ट में कंप्लीट किया जाएगा। तो अगर आप इसके सेकंड पार्ट को मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही इसका सेकंड पार्ट रिलीज हो तो आप उसे देख सकें। और ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।